हेलो गाइस, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल द ड्रीम बोल्डर्स में। तो गाइस, इस चैनल पर अपन ने स्टार्ट कर रखी है क्लास 10th की बायोलॉजी और बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भोजन और मानव स्वास्थ्य। गाइस, हमने सबसे पहले इसमें पोषण पढ़ा, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया, जिसे कहते हैं कुपोषण। कुपोषण के 3 टाइप अपन ने पढ़ लिए, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। गाइस, इसके बाद देखिए अपना जो टॉपिक आता है वो है जल यानी वाटर। सबने सुना होगा जल ही जीवन है, सबने सुना है जल ही जीवन है। तो आज उसी जल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जल यानी वाटर। देखो, जल की प्राप्ति किन से होती है, जल की प्राप्ति किन से होती है ये देखते हैं। जल की प्राप्ति हमें जल स्रोतों से होती है। किससे होती है? जल स्रोतों। यानी जल किन से प्राप्त होता है देखते हैं। जल स्रोत यानी नदियाँ, झीलें तथा भूमिगत जल स्रोत, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। नदियाँ, कुएं, बावड़ी, तालाब, ये सब है, इनसे क्या प्राप्त होता है? जल। यानी ये क्या है? जल स्रोत हैं। देखो, जल का उपयोग कहाँ होता है? अपने दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं वो देखते हैं। देखो, जल के उपयोग, पहला उपयोग नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कृषि क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में सब जानते हो जल का यूज सिंचाई के लिए किया जाता है। फसलों के लिए आवश्यक पानी हमें कृषि क्षेत्र में नहरों से प्राप्त होता है। नहरों द्वारा हमारे खेतों में सिंचाई होती है और वर्षा जल से भी हमारे खेतों में सिंचाई होती है। अब देखते हैं पीने योग्य पानी के गुण। क्या देखते हैं? पीने योग्य पानी के गुण। यानी हम जो पानी ग्रहण करते हैं उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पीने योग्य पानी के गुण। सबसे पहला गुण देखते हैं, इसमें आंखों से दिखाई देने वाले वनस्पतिक कण, इसमें आंखों से दिखाई देने वाले वनस्पतिक कण उपस्थित नहीं होने चाहिए। ठीक है गाइस, देखिए फर्स्ट देखते हैं वनस्पतिक कण उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। पीएच संतुलित का मतलब है जल ना तो अम्लीय होना चाहिए और ना ही क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। यानी जल की पीएच मेंटेन होनी चाहिए। पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ऐसा जल जिसकी पीएच 7 हो शुद्ध जल कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं जल में और क्या गुण होने चाहिए। O2 युक्त हो, यानी जल में पर्याप्त मात्रा में क्या हो? ऑक्सीजन घुली हुई हो। देखिए अपन ने क्या पढ़ा पीने योग्य पानी के गुणों में? पहला, वनस्पतिक कण उपस्थित ना हो। दूसरा, इसकी पीएच संतुलित हो, यानी पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। और ऐसा जल जिसकी पीएच 7 हो क्या कहलाता है? शुद्ध जल कहलाता है। इसके बाद देखा अपन ने कि शुद्ध पानी में O2 मिली होती है। यानी ऐसा जल जिसमें O2 पर्याप्त मात्रा में हो क्या कहलाता है? शुद्ध जल कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम स्वच्छ जल के सेवन से लाभ। ऐसा जल जिसकी पीएच 7 हो और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो, ऐसे जल को हम पिएंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या लाभ होंगे। तो देखते हैं। एक बात सबने सुनी है, डॉक्टर कहते हैं 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। सबने सुनी है ना? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी अगर शरीर में है तो शरीर को थकान महसूस नहीं होती, कार्य करने की अपनी क्षमता है वो बरकरार रहती है। और देखो, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, क्या शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनता है। यानी जो हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें क्या होता है? इजाफा होता है, उसमें वृद्धि होती है। इसके बाद देखते हैं स्वच्छ जल होता है, उसमें रेसे या फिर फाइबर की मात्रा पाई जाती है। उसमें रेसे या फिर फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिस कारण हमारे शरीर में थकान नहीं होती। इसके बाद में देखते हैं इससे फेफड़ों का संक्रमण, आंतों का संक्रमण
और सर्दी जुकाम होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर हम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो शरीर में क्या होता है, फेफड़ों का संक्रमण होने की, आंतों का संक्रमण होने की और वायरल जैसे सर्दी जुकाम होने की समस्या है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद देखते हैं पथरी। अगर दिन में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में पथरी पड़ने का खतरा है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव। भाई दूषित जल होता क्या है, हमारे गांवों में कुछ नगरों के किनारे क्या होता है, लोग पानी यानी नदियों में ही कपड़े धोते हैं, वहीं पे मल त्याग कर देते हैं और उन्हीं नदियों में कल कारखानों से जो रासायनिक अपशिष्ट निकलते हैं, जहरीले पदार्थ निकलते हैं वो बहा दिए जाते हैं। और एक जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है अस्थि विसर्जन। अस्थि विसर्जन करते हैं लोग नदियों में, जिससे क्या होता है, जल दूषित हो जाता है और दूषित जल ग्रहण करने से हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती है। तो देखो दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव देखें, हैजा, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड, फ्लू, कोलेरा, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो जाती है। ठीक है गाइस, इसके बाद देखते हैं हम एक रोग आता है, अपने सिलेबस में दे रखा है, नारू या फिर बाला रोग। नारू या फिर बाला रोग, ये रोग सन 2000 से पहले राजस्थान में बहुत मात्रा में था, यानी इससे बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित थे। देखो बाला या नारू रोग का कारण क्या है। बाला या नारू रोग का मुख्य कारण है अशुद्ध जल का सेवन। क्या? अशुद्ध जल का सेवन। एक मादा कृमि यानी एक मादा कृमि ड्रैकनकुलस मेंडेनेसिस होती है, जो जल के अंदर अपने अंडे देती है। ड्रैकनकुलस मेंडेनेसिस जल के अंदर अपने अंडे देती है, जो पानी के साथ बहकर हमारे घरों में पहुंचता है और उनके सेवन से हमारा शरीर क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है और उस रोग को क्या कहते हैं, नारू या फिर बाला रोग कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, नारू या फिर बाला रोग का जनक ड्रैकनकुलस मेंडेनेसिस, जो क्या है, एक मादा कृमि है और जल के अंदर अपने अंडे देती है। फिर देखो सन 2000 के बाद राजस्थान में इस रोग का कोई भी रोगी नहीं मिला है। क्यों? राजस्थान सरकार ने नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया था। क्या चलाया था भाई? नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया था, जिसके तहत लोगों को समझाया गया कि नदियों में कपड़े नहीं धोने, मल त्याग नहीं करना और कल कारखानों से निकलने वाले रासायनिक जहरीले अपशिष्ट की अलग से निष्कासन की व्यवस्था की गई। सन 2000 के बाद इसका कोई भी रोगी नहीं पाया गया। तो करते हैं अब रिवाइज। देखो जल के बारे में पढ़ा, जल स्रोत, जल हमें किन किन से प्राप्त होता है, नदियों से, झीलों से, भूमिगत जल स्रोतों से, तालाबों से, बावड़ियों से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जल के उपयोग, यानी जल का कहाँ कहाँ हम काम लेते हैं। नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में कैसे, सिंचाई के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पीने योग्य पानी के गुण, यानी पीने योग्य ऐसा कौन सा पानी हो जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। तो देखो वनस्पतिक कण, आंखों से दिखाई देने वाले वनस्पतिक कण या कीट उपस्थित उसमें ना हो। दूसरा, उसकी पीएच क्या हो, संतुलित हो, यानी जल ना तो अम्लीय प्रकृति का हो ना ही क्षारीय प्रकृति का हो, यानी उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7। नंबर 3, O2 युक्त होना चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या घुली हो, ऑक्सीजन घुली हो। स्वच्छ जल के सेवन से लाभ, डॉक्टर सलाह देते हैं कि दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। दिन में 8 से 10 गिलास स्वच्छ पानी के सेवन से प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनता है, यानी हमारी शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है।
स्वच्छ जल में रेसे या फिर फाइबर उपलब्ध होते हैं जो हमारे शरीर में थकान महसूस नहीं होने देते और शरीर की ऊर्जा को बनाए रखते हैं। उसके बाद फेफड़ों का संक्रमण, आंतों का संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है। और नेक्स्ट जो है अपना पथरी, यानी समुचित मात्रा में जल के सेवन से पथरी होने का खतरा भी टल जाता है। फिर देखते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव, यानी नदियों में कपड़े धोने, मल त्याग करने, अपशिष्ट डालने, अस्थि विसर्जन करने से जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और ऐसे जल के ग्रहण से हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा, पेचिस, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। इसके बाद अपने सिलेबस में एक रोग है नारू या फिर बाला रोग, जिसका रोगजनक है मादा कृमि ड्रैकनकुलस मेंडेनेसिस। और सन 2000 के बाद नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान में इसका कोई भी रोगी नहीं मिला। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय।